बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। एहतियातन कदम उठाया गया है ये, जिसके बारे में एक्सपर्ट के जरिए हम आप तक खबरें पहुंचा भी रहे हैं। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर अब ये लैंड करेगा। हर कोई इस बात की दुआ कर रहा है कि सेफ्टी लैंडिंग जो है वो किसी तरीके से हो। हालांकि 17 मिनट की देरी जो है वो की गई है। 17 मिनट बाद अब जो है लैंड करेगा। पहले 5:47 पर लैंड होना था, लेकिन अब 6:04 पर लैंड होगा, क्योंकि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम चाहते हैं आसानी से लैंडिंग हो और सेफ लैंडिंग हो, और इसीलिए टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखते हुए शाम 6:04 पर अब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे। प्रियंका, एक्सपर्ट के जरिए हम तमाम वो जो टेक्निकल वाले सारे पहलू हैं उन सबको छूने की कोशिश करें, ताकि हमारे दर्शकों को आसानी से समझ में आ सके कि कहाँ पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कहाँ पे हम सहूलियत के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे जरा अलग हटके है, क्योंकि वक्त वक्त पे दुनिया के सामने हमने अपनी ताकत, हथियारों के लिहाज से आत्मनिर्भर भारत के जरिए दिखाने की कोशिश की है। ये चंद्रयान 3 जो है हमारी तीसरी कोशिश है। अगर ये सफल हो जाए, होना ही है इस बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी तक कोशिशें, उसके बाद दुनिया के सामने भारत की छवि स्पेस की दुनिया में खासकर कैसी होने वाली है? देखिए, जाहिर तौर पर सबकी उम्मीदें यही हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये मिशन बहुत सक्सेसफुल रहेगा सॉफ्ट लैंडिंग के बाद। लेकिन यहाँ जो दुनिया की हम बात करें, देखिए सबसे पहले जब चंद्रयान 1 हुआ था तो हमने ही बताया था कि चांद में आइस पार्टिकल्स हैं, यानी कि पानी होने की पुष्टि हमने की थी। चंद्रयान 2 पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, पर उस मिशन को फेल कहना भी गलत होगा, क्योंकि उसके ऑर्बिटर ने जो चित्र हमें भेजे उसी की मदद से चांद के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठी की गई। और अब इस बार अगर हम बात करें, इस बार ऑर्बिटर नहीं है, लैंडर और रोवर है, और पहले ही जो पहला सेंसर है उसने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। उसको आउटर ऑर्बिट में रखा गया है, जो कि ये बता रहा है कि चांद से अर्थ की सरफेस कैसी दिखती है, पृथ्वी चांद से कैसे दिखती है, और उसकी तस्वीरें भी हमने देखी कि कई क्रेटर्स वाली तस्वीरें सामने आ गई है। लेकिन रीमा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये केवल एक स्टेपिंग स्टोन है। चंद्रयान 3 के बाद ऐसा नहीं है कि इसरो ब्रेक लेने वाला है। चंद्रयान 3 के बाद हमारा सूर्य पर पहला मिशन जो है, जिसका नाम आदित्य फिलहाल रखा गया है, आदित्य होगा। आदित्य के बाद एक्सपैट का एक मिशन होने वाला है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी और इसरो का भी सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गगनयान 1 शुरू होगा। बताया जा रहा है कि गगनयान 1 और 2 अनमैन होंगे, यानी कि उसमें लोग नहीं होंगे, लेकिन गगनयान 3 से हम अंतरिक्ष में लोगों को भेजेंगे, यानी कि ना केवल भेजेंगे, वो लोग वापस भी आएंगे। तो ये केवल स्टेपिंग स्टोन है। इसकी सक्सेस से, इसकी सफलता से जाहिर तौर पर साइंटिस्ट जो तमाम इसरो में लगातार दिन भर लगे हुए हैं, उनका उत्साहवर्धन होगा, और हम आगे के प्रोजेक्ट के लिए बता रही है, दरअसल ये वो सपने हैं जो हर कोई जो है शुरुआत से देखता था। हर कोई ये कोशिश करता था कि कभी भी जो है हम चांद और सूरज पर पहुंच पाए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की, जो होपफुली हर कोई कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि सूरज निकलने का इंतजार किया जाएगा, और उसके बाद रोवर जो है वो अपना काम करना शुरू करेगा और फोटोज भेजेगा। देखिए, ये पूरा जो मिशन है ये पृथ्वी के 14 दिन और जो मून है उसका 1 लूनर डे यानी कि केवल उजाले वाला जो समय है वो 1 लूनर डे का वहां पर ये रहेगा। ऐसे में जैसे ही विक्रम लैंडर से ये रोवर अलग होगा, ये स्क्रोल करेगा ये आसपास, क्योंकि इसमें व्हील्स लगे हैं। ये व्हील्स की मदद से आसपास की जगहों पे खोजबीन करेगा। वहां की जो मिट्टी के सैंपल्स या जो मिनरल्स को ढूंढने के लिए इस मिशन को रखा गया है, इसमें कई तरीके के आउटकम्स आने हैं, जिसमें सिस्मिक ग्रोथ कैसी है, यानी कि भूकंप की परिस्थितियां चांद की सरफेस पर कैसी है, क्या चांद का अपना कोई मौसम है, क्या चांद में रेयर मिनरल्स हैं जो अर्थ में नहीं है, जो पृथ्वी में नहीं है, और ऐसे कौन से खनिज वहां मिल रहे हैं। इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी जो है वो रोवर की है। तो रोवर ऐसे में जाकर इन 14 दिनों के समय में, यानी कि 1 लूनर डे के समय में, इन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करेगा। वो अपने सिग्नलिंग सिस्टम से इसे विक्रम को देगा, और विक्रम लैंडर इसे अर्थ स्टेशन बैंगलोर इसरो में देगा। यानी कि वो तमाम जानकारी जिसके लिए इस मिशन को मुख्य तौर पर किया गया है, उसको इकट्ठा करने का काम रोवर का ही है। रोवर उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके विक्रम, और विक्रम के बाद ये अर्थ स्टेशन बैंगलोर पे आएगा, जिसके बाद इस मिशन को जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मुख्य तौर पे बनाया गया है वो सबके सामने होगा। प्रियंका, हम आपका रुख करेंगे कि सिद्धार्थ अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख भी हम करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रियंका का ही रुख करेंगे। प्रियंका, इस वक्त और भी कुछ बातें समझाने वाली हैं।
आपको स्क्रीन पे आपको मदद से बताऊं तो आप देखें, ये चंद आपको जो यहाँ नजर आ रहा है ये चांद की सरफेस है, ये जो गड्ढे से बने हुए आ रहे हैं। अब ये देखिए विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर खुला और ये प्रज्ञान रोवर उससे बाहर निकल गया। ये प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल आपको नजर आ रहे हैं, इस तरीके से वो मूव करता रहेगा पूरे एटकिन बेसिन पे जहां पर उसको अंदर आना है। ये मूव करके जानकारी इकट्ठी करेगा और ये जानकारी वो विक्रम लैंडर को देगा। इस बार एक खास बात जो है, जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन इस बार इस चंद्रयान मिशन में एक बेहद खास बात यह है कि हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। हम लैंडर और रोवर के साथ हमने स्लीपिंग वेकिंग सर्किट लगाया है, जिसके जरिए हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां की लाइट से ये मशीन समझा रही है। दर्शकों के लिए समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये वो सफलता की सीढ़ी है जो भारत अब छूने जा रहा है। के सिद्धार्थ लगातार हमारे साथ बने हुए। के सिद्धार्थ, क्योंकि पूरी दुनिया को सबसे पहले हिंदुस्तान ने ही ये बताया था कि देखिए चांद पर जो है वाटर पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन अब हम बात करें, क्योंकि रूस का लूना 25 जिस तरीके से क्रैश हुआ है, उसके बाद कितने % चांसेस है कि हम सक्सेसफुली जो है वो लैंड कर सकते हैं? क्योंकि होपफुली हर कोई विश तो कर रहा है, लेकिन अगर परसेंटेज पे देखा जाए, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा एडवांस थी। देखिए, इसको परसेंटेज फॉर्म में आप बदल नहीं सकती हैं। क्यों? अगर परसेंटेज और स्टैटिस्टिक्स की बात है तो रूस के पास में इसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी भारत से कहीं 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 अधिक थी, लेकिन यह गेम प्रोबेबिलिटी पर नहीं चलता है। वहां पर कौन सी स्थिति पैदा होगी, किस तरह से पैदा होगी और किस कंडीशन में आएगी, ये किसी को भी नहीं मालूम है, न रूस को मालूम है, न भारत को, न हमें, न आपको। इसलिए इसे कह सकते हैं कि कितनी परसेंटेज है, यह कहना भी उचित नहीं होगा। हाँ, यह कहना उचित होगा कि जितना कुछ हम लोगों ने किया हो तो फेल प्रूफ बनाने में, उतना हो सकता है रूस ने नहीं किया हो। और आप यह मानिए, ठीक, आप यह बात मान के चलिए कि भारत के कुछ जो अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी है वह दुनिया की सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है, वह पूरी दुनिया नहीं जानती है। आप सोचिए कि कहीं पर 1 करोड़ रुपए खर्च करके कोई काम कर लेता है और कहीं पर 1 लाख रुपए खर्च करके काम कर लेता है, दोनों में अंतर है जी। पहली बात है। दूसरी बात है कि दुनिया में अन्य देशों ने पानी की खोज क्यों नहीं की, पानी मतलब हाइड्रोक्साइड की खोज क्यों नहीं की, ठीक, भारत ने क्यों की? और भारत के इसी डेटा के ऊपर में मानवता का भविष्य निर्भर है। ध्यान दीजिए, शब्द को ध्यान से सुनिए, मानवता का भविष्य निर्भर है। क्यों? क्योंकि यह जो उसके पास में आंकड़े मिलेंगे, तस्वीर मिलेगी, जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा, यह पूरी दुनिया को आगे चलाने में सबसे अधिक कारगर होगा। क्यों? उसका कारण है 2। पहला कि चंद्रमा के उस सतह पर पहुंचने के उपरांत में भारत क्या कर सकता है कि भारत है पूरे बाहरी अंतरिक्ष को खूब अच्छी तरीके से देख सकता है, खूब अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से जितना कि कोई नहीं देख सकता है। पहली बात है, मतलब कि आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से ग्रह हैं, कुछ ग्रह पर जीवन हो सकता है, किस पर नहीं होगा, ये सारी जानकारी भी हम लोग ले सकते हैं। तो आप सोचिए, ज्ञान है ना, इसी को तो ब्रह्म कहते हैं, नंबर 1। दूसरा, चंद्रमा पर उतरने के बाद में क्या हो सकता है, ये जो हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड है, यह भी चीज कर सकता है कि रॉकेट के लिए, जो नए रॉकेट आएंगे उनके लिए ईंधन का काम करेगा। अब अगर नए रॉकेट के ईंधन का काम करेगा तो आप पृथ्वी से कहीं पर रॉकेट क्यों भेजेंगे, मंगल ग्रह पर रॉकेट क्यों भेजेंगे? आप भेजेंगे कहां से? चंद्रमा से। क्यों? क्योंकि नया रॉकेट आ जाएगा और पृथ्वी का ग्रेविटेशन कहीं कहीं अधिक है, चंद्रमा का ग्रेविटेशन अधिक है ही नहीं, तो चंद्रमा के ग्रेविटेशन से वह आसानी से जा सकता है किसी भी स्थान पर। तो बाहरी जो सिद्धार्थ सर, आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक ये खबरें पहुंचाने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। लेकिन कुछ और खबरों का भी हम रुख करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने से नुकसान वाले जगहों का जायजा लिया। देखिए, बाढ़ प्रभावित लोगों से भी जेपी नड्डा ने मुलाकात की। जेपी नड्डा ने इस बात की जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश के हालात पर केंद्र सरकार फिलहाल चिंताजनक है। हालात पर पीएम मोदी की भी नजर है। पीएम